हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का जो हमारा थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का, तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो चलिए हम लोग अपना टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाइए, और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लास ना कंप्लीट किया हो तो उनको भी कर लीजिए। और क्या करिए, नोट्स बनाइए। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको क्या करना है, क्लास भी बिल्कुल क्रम से लेना है और नोट्स भी बनाते चलना है, क्योंकि जो चीज़ें वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए। तो हम लोग को जो अगला टॉपिक है वो आ रहा है, क्या आ रहा है अब उसके बारे में समझते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण एवं निदानात्मक परीक्षण में अंतर। तो ये उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण क्या होते हैं, इनके अंतर के बारे में हम लोग समझते हैं कि जो उपलब्धि परीक्षण होता है और निदानात्मक परीक्षण होता है, इसमें क्या अंतर होता है। उपलब्धि का मतलब होता है उपलब्धि करना, और जो निदानात्मक परीक्षण होता है इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। क्या कहा जा रहा है कि जो उपलब्धि क्षेत्र होता है, यानी उपलब्धि मतलब जो उपलब्धि परीक्षण होता है इसका क्षेत्र क्या होता है, काफ़ी विस्तृत होता है। विस्तृत मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, और इसमें निदानात्मक में क्या कह रहा है, निदानात्मक में कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण का क्षेत्र सीमित होता है, यानी इसका क्या होता है, मतलब सीमित होता है। मतलब सीमित मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। ठीक, अब चलिए अगले मतलब जो पॉइंट उसको समझते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसमें बच्चे की किसी विषय में सामान्य योग्यता का पता चलता है। इसमें क्या होता है कि किसी बच्चे के विषय में उसकी सामान्य योग्यता का पता चलता है। और निदानात्मक में क्या होता है, इसमें कारण का पता लगाने के उसे किस विषय में सीखने में कठिनाई आ रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कारण का पता लगाते हैं। किसमें, निदानात्मक में। ये कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे को क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसमें बच्चे की समान उपलब्धि का पता लगाते हैं। क्या कहा जा रहा है कि इसमें बच्चे की समान बुद्धि का पता लगाते हैं, और ये परीक्षण बाल केंद्रित होता है। बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है, बच्चे पे आधारित होता है। ठीक, अब आगे समझते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये परीक्षण सभी स्तर के बच्चों की उपलब्धि के मापन में एवं भेदभाव करने में किया जाता है। ठीक, और जो ये इसमें निदानात्मक में क्या कह रहा है, निदानात्मक में कह रहा है कि ये परीक्षण कमज़ोर बच्चों की कमजोरियों का पता लगाने के लिए करते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें बच्चों की उपलब्धि को अंकों द्वारा व्यक्त करते हैं। क्या कहा जा रहा है कि इसमें क्या होता है, जो बच्चों की उपलब्धि होती है तो उसकी किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, अंकों के द्वारा करते हैं। ठीक, इसमें कहा जा रहा है कि इसमें बच्चे की कमजोरियों तथा सीखने के बारे में जाना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की कमजोरियों तथा सीखने के बारे में जाना जाता है कि बच्चे की कमजोरी क्या है और सीखने में उसे कितनी प्रॉब्लम है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है उपचारात्मक शिक्षण। अब चलिए जानते हैं कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ, सबसे पहले ये समझते हैं कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, उसके अर्थ के बारे में समझते हैं। कहा जा रहा है कि कमजोरियां व कठिनाइयों को दूर करना। जो निदानात्मक होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग प्रॉब्लम का पता लगाते हैं, और जो उपचारात्मक होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं। तो वही कहा गया कि कठिनाइयों और कमजोरियों को क्या करना, दूर करना। ये हमारा क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब क्या होता है, कठिनाइयों और कमजोरियों को दूर करना। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है उपचारात्मक शिक्षण। अब इनके बारे में समझते हैं। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है ये क्या होता है। तो उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों की कमजोरियों व कठिनाइयों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण में बच्चों के अधिगम में आने वाली कठिनाइयों, कमजोरियों, दुर्बलताओं, अक्षमताओं एवं परेशानियों का क्या कारण है ये जानते हैं, और इसके बाद उन परेशानियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। निदानात्मक मतलब क्या होता है, निदानात्मक मतलब होता है प्रॉब्लम का पता लगाना। उपचारात्मक में क्या होता है, प्रॉब्लम का सलूशन बताते हैं। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, ये क्या कह रहे हैं, योकन और सिम्पसन के अनुसार। ये कौन थे, ये हमारे मनोवैज्ञानिक थे। कौन, योकन और सिम्पसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा, अब इनके बारे में समझते हैं। ये कह रहे हैं कि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप
रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो किसके बाद आता है? निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। जब निदानात्मक पहले हम लोग प्रॉब्लम मतलब पता करेंगे तभी तो सोल्यूशन बताएंगे। जब प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो सोल्यूशन का पता नहीं लगा पाएंगे। तो वही कहा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के क्या होता है? बाद आता है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। फिर कहा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा बच्चों की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और बच्चों को उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र तो चलिए जानते हैं कि इनके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। पहला कह रहा है वाचन, दूसरा कह रहा है लेखन, तीसरा कह रहा है उच्चारण, चौथा कह रहा है अंकगणित। ये सब क्या है? ये उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र हैं। अब रॉश के अनुसार, हम रॉश कौन थे? रॉश हमारे मनोवैज्ञानिक थे। अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। क्या कह रहे हैं? कि जो बचाव होता है वो निदान का क्या है? उच्चतम स्तर है। अब चलिए आगे समझते हैं। फिर कहा जा रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की विधियाँ। अब चलिए जानते हैं कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है इसकी विधियाँ कौन सी होती हैं। उन विधियों के बारे में समझते हैं। हर एक बच्चे को अपनी कमजोरियों के तथा उसके कारण के बारे में पता होता है, इसलिए उन्हें दूर करने के लिए स्वयं बच्चे को अध्यापक के पास आना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि कोई भी बच्चा हो उसको अपनी कमजोरियों के बारे में पता रहता है। उसको पता रहता है कि हमको कितना आता है, कितना नहीं आता है, किस टॉपिक में हमको दिक्कत हो रही है, कौन सा क्वेश्चन है जो हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो कौन सा मेथड है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ भी हो तो बच्चे को क्या होता है? पता रहता है। तो वही कहा गया है कि हर एक बच्चे को अपनी कमजोरियों के तथा उसके कारण के बारे में पता होता है, इसलिए उन्हें दूर करने के लिए स्वयं बच्चे को अध्यापक के पास आना चाहिए। बच्चे को पता रहता है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, तो उनका जो सलूशन है वो किसके पास मिलेगा? जाके उसको अध्यापक के पास मिलेगा। इसलिए बच्चे को क्या करना चाहिए? जाना चाहिए और सलूशन पूछना चाहिए। ठीक, फिर कह रहा है दूसरा पॉइंट, जिन बच्चों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापकों के द्वारा अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जिन बच्चों का क्या है? निदान की आवश्यकता है। निदान मतलब क्या होता है? कि बच्चे को मतलब जिन बच्चों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापकों के द्वारा अनुभव के आधार पर कर सकते हैं। निदान मतलब ये होता है बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक, तो वही करें कि बच्चे के अनुभव के अनुसार, अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है सही से, मतलब कोई भी काम नहीं कर पा रहा है, तो टीचर क्या करते हैं? मतलब पता कर सकते हैं कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये क्या होता है? ये हमारा निदान होता है। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब उद्देश्य के बारे में समझते हैं। जो उद्देश्य है हमारा वो क्या कह रहा है? उद्देश्य जो पहला है वो क्या कह रहा है? पहला कह रहा है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करना, दूसरा कह रहा है बच्चों की योग्यता में वृद्धि करना, तीसरा कह रहा है बच्चों में आत्मविश्वास की भावना को जगाना। क्या कह रहा है? बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करना। बच्चे का मतलब जब देखेगा अच्छे से तो बच्चे का जो व्यवहार होगा सही नहीं होगा, तो जब टीचर देखेंगे बच्चा क्या कर रहा है, सही से बातचीत नहीं कर पा रहा है या मतलब सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो टीचर क्या करेंगे? उसके व्यवहार को भी चेंज करेंगे। दूसरा कह रहा है बच्चों की योग्यताओं में वृद्धि करना। अगर बच्चा पीछे है तो टीचर क्या करेंगे? उससे समझाएंगे जिससे बच्चा क्या कर सकेगा? आगे और नई चीज़ों को सीखेगा। ठीक, अगला कह रहा है बच्चों में आत्मविश्वास की भावना को जगाना। बच्चे मतलब खुद से उसको विश्वास हो कि नहीं मैं भी क्या कर सकता हूँ या कर सकती हो, तो इसके प्रति भी क्या करना है? बच्चे को ट्रस्ट होगा अपने प्रति, मतलब उसे ये नहीं लगेगा कि हम कमज़ोर हैं। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अब कहा जा रहा है निदानात्मक और अब कह रहा है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम। अब इनके परिणाम के बारे में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है बच्चे सामान्य रूप से अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सकें। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है बच्चे सामान्य रूप से अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सकें। मतलब रुकिए स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है कि बच्चे सामान्य रूप से अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकें। समायोजन मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे इन्वायरमेंट है तो बच्चा अपने आप को क्या कर सके? उस इन्वायरमेंट में ढाल सके, उसे ये नहीं लग सके मतलब कि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इन्वायरमेंट में जाने में। ठीक, मतलब वहाँ के लोगों से बातचीत करने में, या फिर तो मतलब क्या हो जहाँ पे बच्चा क्या कर सके? चीज़ों में तालमेल बैठा सके। ये हमारा क्या होता है? समायोजन होता है। तो वही कहा गया कि बच्चे सामान्य रूप से अपने वातावरण के साथ क्या कर सके? समायोजन कर सकें। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अब वे
स्पष्ट रूप से चिंतन कर सकें, उनमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो सके। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि अब वो क्या कर सकें, स्पष्ट रूप से चिंतन कर सकें, यानी जो उनकी प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में क्या कर सके, वो सोच सके कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक, उनमें आत्मविश्वास की भावना विकसित हो जाती है। जब अच्छे सोचेंगे तो उनको क्या होगा, अपने मतलब कि लगेगा कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन भी निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं। ये भी इससे होगा कि उनके अंदर जो मतलब विचार होंगे तो दूसरे के सामने क्या कर सकेंगे, बता सकेंगे, जिससे क्या होगा, दूसरा समझेगा और उनकी बातों को मतलब जो उनको दिक्कत होगी तो उनको क्या करेगा, सलूशन भी देगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि वे अपने मानसिक व संवेगात्मक संघर्ष से दूर रहें। क्या कहा जा रहा है कि वे अपने मानसिक और संवेगात्मक, मानसिक मतलब क्या होता है मेंटल, और संवेगात्मक मतलब क्या होता है इमोशन, इनसे क्या रहे बच्चा दूर रहे। मतलब मेंटल प्रॉब्लम भी ज़्यादा उसको ना हो, और जो मतलब कि वो है क्या कहा जाता है इमोशंस, उनका भी ज़्यादा बच्चे पे इफेक्ट ना पड़े। ठीक, उनको ही मतलब वो क्या करे, नॉर्मल तरीके से सोचे, नहीं तो फिर बच्चा क्या होगा, उसको दिक्कत होगी। तो वही सब कहा गया इनके बारे में। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो भी समाप्त होता है। इसलिए जो परिणाम थे हमारे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के, ये परिणाम थे जो कि 4 थे, इनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि 10वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है क्रियात्मक शोध और अनुसंधान। अब ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग कल की क्लास से डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी और आपने प्रॉपर समझने की कोशिश भी की होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, और जो चीज़ न समझ में आया करिए तो आप लोग कमेंट भी करके पूछ लिया करिए। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाएगी, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन PDF कुछ सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।